ये जानना चाहूंगा कि राजस्व महाअभियान जो मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है उसका क्या उद्देश्य है? देखिए, राजस्व महाअभियान जो चलाया जा रहा है उसका उद्देश्य ये है कि राजस्व रिकॉर्ड में जो विसंगतियां बहुत पुराने समय से चली आ रही हैं जी, उनको दुरुस्त करना जी। जैसे हमारे यहाँ नक्शे और खसरे में विसंगतियां हैं, जो पुराने त्रुटियां हैं उनको सुधार करना, नामांतरण बंटवारे के और सीमांकन के जो प्रकरण 6 माह से ऊपर चले गए हैं या उनकी समय सीमा से ऊपर चले गए हैं उनको समाप्त करना, और जो भी नए प्रकरण हैं जो अविवादित हैं उनको भी यथाशीघ्र निराकरण करना। जी। अच्छा सर, एक चीज जो देखा गया है, सबसे ज्यादा किसान राजस्व के मामलों में 3 चीजों में सबसे ज्यादा परेशान रहते हैं। पहला, सीमांकन का विवाद। तो सीमांकन, कोई भी एक किसान अगर ये चाहे कि हम अपने खेत की चौमेड़ा या चतुर्सीमा निर्धारित करने के लिए सीमांकन कराना चाहें तो उसकी क्या प्रॉपर प्रक्रिया रहेगी और उसको कैसे इस चीज का समाधान मिल सकता है? देखिए, सीमांकन का जो मेन विवाद होता है, यदि किसान का विवाद अपने मेड़िया कृषक से है तो उस केस में भी करा सकता है वो, और यदि वो अपनी सीमाएं जानना चाहता है बिना किसी विवाद के तो इस चीज के लिए भी करा सकता है। इसके लिए आवश्यक है कि नक्शे में उसका बटांकन हुआ हो। बंटवारा बटांकन के बाद यदि वो स्वयं अकेला कृषक है या उसका परिवार उसका खातेदार है तो वो अपना बंटवारा बटांकन के बाद सीमांकन करा सकता है। सीमांकन के लिए आवेदन करने के लिए मध्य प्रदेश में जो नियम निर्धारित हैं उसमें एक सर्वे नंबर के लिए 50 रुपए का चालान जमा करना पड़ता है और प्रकरण दर्ज करने के लिए 100 रुपए का चालान अलग होता है। वह लोक सेवा केंद्र के माध्यम से भी अपना प्रकरण राजस्व न्यायालय में प्रस्तुत कर सकता है और स्वयं भी अपना प्रकरण राजस्व न्यायालय में प्रस्तुत कर सकता है। इसके लिए मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा 45 दिन की समय अवधि निर्धारित की गई है और 45 दिन के अंदर जब राजस्व निरीक्षक मौके पर जाएगा, मेड़िया कृषकों को सूचना देगा। सूचना देने के बाद एक तय तिथि को मौके पर जाकर मेड़िया कृषक यदि उपस्थित होते हैं या नहीं होते हैं, उस स्थिति में भी वह सीमांकन करेगा और सीमांकन करके हमारे यहाँ पर अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगा। तो उसके बाद में हम नियम ये है कि हम मेड़िया कृषकों को फिर से सूचना दें, दावा आपत्ति के लिए समय दें और उसके बाद में हम प्रकरण का निराकरण करें। अच्छा, जैसे सीमांकन में अभी देखने में आया है कि 2 तरीके से सीमांकन होता है। एक तो वो चेन जरीब डालकर और एक होता है एक अभी एक मशीन रोवर के द्वारा मशीन जो TSM बोलते हैं, TSM मशीन। तो इन दोनों तरीके के सीमांकनों में क्या अंतर है? देखिए, जरीब जो है नॉर्मल, यदि प्लेन सरफेस है जी, जहां तक हमारी दृष्टि जाती है उस जगह तक हम लोग TSM से कर सकते हैं। जो मशीन है, एक यहाँ पर एक रिफ्लेक्टर लेके व्यक्ति खड़ा रहता है एक कोने पर, दूसरी कोने से जो TSM मशीन होती है वहां से वो लाइट के द्वारा अपने मशीन सेंस करती है और वहां से उस स्थिति बताती है। TSM के लिए दृष्टि होना, उस कोने पर हमारी दृष्टि पहुंचना एक अनिवार्य आवश्यकता है, जबकि जरीब हमारी जो होती है, जरीब के द्वारा हम डायरेक्टली चैन खींच करके सीमांकन कर सकते हैं। इसके अलावा एक चीज और होती है रोवर मशीन से। मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा नई जो तकनीक इस समय उपयोग की जा रही है रोवर मशीन के द्वारा, उसमें ऑनलाइन नक्शा जो होता है रोवर मशीन के द्वारा उसकी सीमाएं देख करके मोबाइल जैसा ही एक उपकरण आता है उसके द्वारा कर सकते हैं। जरीब में आपको पहले आसपास में जो तिमेड़ा, चौमेड़ा या परमानेंट मार्क है वहां से जरीब खींच के लानी पड़ती है और उसके बाद में आप सीमांकन करते हैं। इसमें समय ज्यादा लगता है, परंतु TSM में और रोवर में समय कम लगता है और ये ज्यादा एक्यूरेट होता है। तो अगर यदि कोई किसान ये चाहे कि वो जरीब से सीमांकन न कराना चाहे, मशीन से या रोवर से कराना चाहे, तो उसके लिए क्या प्रक्रिया यही है, कोई दिक्कत नहीं है। उसको केवल लिख के देना है कि हमको TSM मशीन से कराना है, रोवर से कराना है। चलिए, अच्छा, सीमांकन में एक चीज और कई जगह पर हमने देखा है गांव में किसानों के बीच में कि राजस्व निरीक्षक जो सीमांकन करते हैं जी, सीमांकन या तो करने में काफी समय लेते हैं या फिर सीमांकन करने के पश्चात सीमांकन रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं करते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में किसान होते हैं परेशान। या तो किसान जिसने सीमांकन कराया वो अपने सीमांकन की रिपोर्ट लेने के लिए परेशान होता है, या उस सीमांकन से जो पड़ोसी या मेड़िया किसान प्रभावित होते हैं जिनका खेत प्रभावित हुआ, स्वाभाविक सी बात है, सीमांकन के बाद खेत या तो बढ़ेगा या घटेगा। तो अगर बढ़ता है तो पड़ोसी खेत का जो
किसान है वो उस रिपोर्ट को प्राप्त करके अपने खेत का सीमांकन कराना चाहे तो रिपोर्ट नहीं मिलती, सर ऐसी परिस्थिति में क्या किया जाए? देखिए, आपने दो चीज बोली, एक मीडिया कृषक बोला और एक भूमि स्वामी बोला। जी। भूमि स्वामी जब अपने खेत का या अपनी भूमि का सीमांकन करा लेता है जी। तो प्रकरण राजस्व न्यायालय में संचालित होता है। समय सीमा के अंदर ये उस राजस्व न्यायालय के पीठासीन अधिकारी, मध्य प्रदेश में वो तहसीलदार या नायब तहसीलदार दोनों हो सकता है, ये उनका दायित्व होता है कि वो अपने राजस्व निरीक्षक से रिपोर्ट ले और अपने प्रकरण का रिपोर्ट कर लेने के बाद में निराकरण करे। सीमांकन हो जाने के बाद में ऐसी स्थिति किसान को सीधा तहसीलदार के न्यायालय में उपस्थित होकर के वहां पर नकल का आवेदन लगाना चाहिए और बड़ी आराम से उसको वो प्रतिवेदन सीमांकन का मिल जाएगा। मीडिया कृषकों के केस में यदि वो अपनी भूमि का सीमांकन कराना चाहें तो ये बिल्कुल आवश्यक नहीं है कि वो उसकी जमीन का भी सीमांकन लेकर के आए। वो स्वयं भूमि स्वामी है और स्वयं भूमि स्वामी होने के बाद में वो अपनी जमीन का सीमांकन करा सकता है। लेकिन यदि कहीं विवाद की स्थिति पैदा हो रही है कि उनके द्वारा जो सीमांकन आरआई साहब के द्वारा किया गया है वो गलत किया गया है, मेरी जमीन पे निकाल दिया गया है, तो वो दो जगह आपत्ति कर सकता है। एक तो सीमांकन जब कर रहे हैं उस समय भी सीमांकन प्रतिवेदन तहसीलदार के न्यायालय में प्रस्तुत करते हैं तो उसके बाद भी वो आपत्ति कर सकता है। इसके बाद भी वह संतुष्ट नहीं है तो तहसीलदार के द्वारा जो सीमांकन फाइनल किया गया है, अपने निर्णय को फाइनल किया गया है, उसकी अपील वो एसडीएम साहब के पास कर सकता है और उसको निरस्त भी करा सकता है। जी। ठीक। अच्छा, दूसरे बिंदु पर आते हैं, बंटवारा। जी। बंटवारे की प्रॉपर प्रक्रिया क्या है सर? देखिए, बंटवारे की प्रॉपर प्रक्रिया ये है कि तहसील न्यायालय में ये लोक सेवा केंद्र के माध्यम से भी हो सकता है और डायरेक्ट आवेदन भी हो सकता है, और बाहर में एमपी ऑनलाइन सेंटर जो चल रहे हैं वहां से भी राजस्व न्यायालय में प्रकरण दर्ज कराया जा सकता है। व्यक्ति को अपना एक मूल आवेदन, उसके साथ खसरा और उसका नक्शा, यह चीजें और 100 रुपये का चालान प्रति प्रकरण दर्ज करने के लिए लगता है, यह लेकर के आपको तहसील न्यायालय में प्रस्तुत करना होता है। प्रकरण दर्ज हो जाने के बाद में सबसे पहले और आवेदन करते समय जो आपके सह कृषक हैं उनको आपको अनावेदक बनाना अनिवार्य है। बिना हेतुबद्ध पक्षकारों को सूचित किए किसी भी फाइनल डिसीजन पे पहुंचा नहीं जा सकता। साधारणतः अनेक बार ऐसा होता है कि किसान के द्वारा अपने मीडिया कृषकों को अनावेदक नहीं बनाया गया, पार्टी नहीं बनाया गया, तो हमारे यहाँ से हितबद्ध पक्षकार को सूचना ही प्रेषित नहीं हो पाती और इस प्रक्रिया में कई बार 2 महीना 3 महीना भी लग जाता है। तो वो जो प्रकरण बिना हितबद्ध पक्षकारों को सूचना दिए बंटवारा कराना है वो प्रभावित होता है। तो पूरी प्रक्रिया में अनावेदकों को भी पार्टी बनाना चाहिए। इसके बाद में हमारे यहाँ प्रकरण दर्ज होता है। सबसे पहले इश्तिहार प्रकाशन होता है, वह नॉर्मली 15 दिन का होता है। उसमें ग्राम क्षेत्र जिसमें भूमि स्थित है वहां सूचना दी जाती है कि फला फला व्यक्ति के द्वारा अपना बंटवारा कराने का आवेदन दिया गया है, यदि किसी को आपत्ति है तो तहसील न्यायालय में प्रस्तुत करें। कई बार ऐसी स्थिति होती है कि आदमी बोलता है ये तो इसका भूमि स्वामी है ही नहीं या कब्जेधारी नहीं है, इस प्रकार की आपत्तियां आ जाती है। मान लो आपत्ति नहीं आती है तो फिर उसके बाद हम राजस्व निरीक्षक को बोलते हैं, पटवारी को बोलते हैं कि भैया अपना बंटवारा फर्द बना करके प्रस्तुत करें। पटवारी मौका ग्रामीण क्षेत्र में जाता है, अनावेदकों को पहले लिखित में सूचना देता है। सूचना होने के बाद आवश्यक नहीं है कि अनावेदक उपस्थित हों, मीडिया कृषक या सह कृषक उपस्थित हों। उसके बाद गांव में जाकर के पंचनामा बना करके कि कौन कहाँ काबिज है, किसका कितना हिस्सा है खसरे में, उसके हिसाब से फर्द बंटवारा हमारे सामने पेश करता है। कुछ जगहों पर ऐसा भी होता है कि मीडिया कृषक उपस्थित नहीं है या हिस्सेदार उपस्थित नहीं है क्योंकि वो बाहर नौकरी कर रहे हैं या आय के अन्य साधनों के लिए बाहर गए हुए हैं। तो ऐसी स्थिति में भी अपना फर्द बनाना रोका नहीं जाता है। हिस्से के अनुसार बना करके पटवारी हमारे न्यायालय में प्रस्तुत करता है। उसके बाद में 1 महीने का फर्द का प्रकाशन होता है कि यदि किसी को आपत्ति है इस फर्द बंटवारे पे तो आप प्रस्तुत करें। समय सीमा जब इधर वाली जो अनावेदकों को तामील कराने वाली जब डिले हो जाती है तो कुछ केसेस में इस 1 महीने की प्रक्रिया को फर्द प्रकाशन जिसको बोला जाता है उसको हम 15 दिन में भी कंप्लीट कर लेते हैं। पर प्रक्रिया पूरी होनी चाहिए। यदि प्रक्रिया पूरी नहीं होती है तो प्रकरण हमने सही भी किया है तो भी यदि कोई अपील करता है तो वो निरस्त हो जाता है। तो इस प्रकार से फर्द का प्रकाशन हो जाता है। आपत्ति नहीं आती है तो फिर वो फाइनल हो जाता है हमारी तरफ से। अच्छा, इसमें एक चीज और जो मेरे संज्ञान में आई है जी, जैसे किसी एक आवेदक ने अपने बंटवारे के लिए आवेदन किया और सह खातेदारों को अनावेदक बनाया जी, और सह खातेदारों ने पटवारी के द्वारा प्रस्तुत की गई फर्द पर जी
दस्तखत कर दिए, कर अपनी दिए। सहमति दे दी। हाँ। तो फिर इस परिस्थिति में उस बंटवारा प्रकरण के निराकरण कैसे? नहीं, प्रक्रिया वही है जी फर्द हमारे पास आएगी, हम उसका प्रकाशन करेंगे। जी। सहकृषकों के अलावा भी गांव के अन्य व्यक्ति आपत्ति कर सकते हैं कि प्रकरण सिविल न्यायालय में संचालित है, अपर आयुक्त महोदय के यहाँ पे इसका प्रकरण चल रहा है, या अन्य प्रकार से कि मौके पे कब्जेदारी नहीं है, तो अन्य ग्रामीण भी आपत्ति कर सकते हैं। प्रक्रिया वही है, हिस्सेदार मतलब हमको फर्द आएगी, हम उसका प्रकाशन करेंगे। यदि कोई आपत्ति आती है तो उस आपत्ति की सुनवाई की जाएगी, निराकरण किया जाएगा, उसके बाद प्रकरण में फाइनल आदेश किया जाएगा। अच्छा, अगला बिंदु अपन लेते हैं इसमें जी। नामांतरण प्रक्रिया का। जी। नामांतरण कितने प्रकार के हो सकते हैं? देखिए, नामांतरण मूलतः 3 प्रकार के होते हैं। जी। सबसे ज्यादा जो होता है वो जमीन खरीदी जाती है, उसको बोलते हैं रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के द्वारा नामांतरण। जी। सबसे ज्यादा यही होता है इस क्षेत्र में। उसके बाद में होता है फौती नामांतरण। यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु हो गई है तो उसके वारिसान जो होते हैं उनके नाम पे नामांतरण किया जाता है, उसको फौती नामांतरण बोलते हैं। और तीसरा होता है सिविल न्यायालय के द्वारा डिग्री के आधार पर नामांतरण। यदि सिविल न्यायालय के द्वारा किसी का स्वत्व निश्चित किया गया है तो उसके आधार पर उसका नाम राजस्व रिकॉर्ड में अपडेट किया जाता है। यह मूलतः 3 ही प्रकार के नामांतरण होते हैं। अच्छा, इनमें जैसे नामांतरण में रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के माध्यम से नामांतरण है जी। तो उसमें कोई विशेष प्रक्रिया है या कोई साधारण से ही उसने विक्रय पत्र अपना प्रस्तुत किया और इस तरीके से? नामांतरण की प्रक्रिया सेम है जी। तीनों केसेस में, बस पटवारी का जो प्रतिवेदन लगता है वो अलग अलग होता है। पटवारी जब रजिस्टर्ड नामांतरण होता है रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के द्वारा, तब जो हमारा काम ये है हितबद्ध पक्षकारों को सूचना देना। जो भूमि स्वामी है उसके नाम से एक सूचना पत्र जाता है कि आपके द्वारा ये जमीन बेची गई है और यह क्रेता जो है इसके द्वारा नामांतरण हेतु आवेदन पेश किया गया है। यदि आपको कोई आपत्ति है तो पेश करें। यदि आपत्ति नहीं आती है तो भी हम पटवारी से फिर एक रिपोर्ट लेते हैं कि वर्तमान में इसका भूमि स्वामी कौन है। वह अपना राजस्व रिकॉर्ड देखता है, राजस्व रिकॉर्ड में जो वर्तमान में भूमि स्वामी है उसका नाम हमें देता है, और यदि विक्रेता और वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में जो भूमि स्वामी है वो दोनों मैच करते हैं तो फिर विक्रेता के स्थान पे क्रेता का नामांतरण हम कर देते हैं। अब सर जैसे फौती नामांतरण की बात जी। करें, तो फौती नामांतरण में की प्रक्रिया और उसमें होने वाली समस्याएं। जी, फौती नामांतरण की प्रक्रिया वही है, हमारे पास आवेदन आएगा, हम उसको दर्ज करेंगे, सबसे पहले इश्तिहार प्रकाशन करेंगे। वर्तमान में फौती नामांतरण के लिए मध्य प्रदेश शासन के द्वारा जो आवश्यक किया गया है वो मृत्यु प्रमाण पत्र है। यदि किसी व्यक्ति का मृत्यु प्रमाण पत्र नहीं है तो यह हम मान के चलते हैं कि उसकी मृत्यु नहीं हुई है। उसके बाद में हमारे पास मृत्यु प्रमाण पत्र के साथ में वह आवेदन प्रस्तुत करता है, तो हम पटवारी मौजा को कहते हैं कि गांव में जाए, ग्रामीण लोगों के साथ पंचनामा बनाए और एक वारिसान सेजरा हमारे पास पेश करे कि ये फलाना व्यक्ति फौत हो गया है, यह जमीन उसके नाम पे है और उसके वारिसान ये हैं। भिंड क्षेत्र में मैंने अटेर तहसील में, क्योंकि मैं पदस्थ हूँ, मैंने ये चीज देखी है कि साधारणतः यहाँ का व्यक्ति अपने बेटों के नाम तो बता देता है परंतु अपनी बेटियों के नाम नहीं बताता है। लेकिन और यह चीज केवल वह व्यक्ति नहीं, ग्राम के अन्य व्यक्ति भी ऐसा करते हैं। वो जानते हैं कि आज हमारे यहाँ पे फौती नामांतरण हो रहा है, उसके यहाँ पे नामांतरण रखकर हमारे यहाँ पे हो रहा है, यदि हम फलाने की पुत्रियां बता देंगे तो कल दूसरे हमारी पुत्रियां बताएंगे। ये विवादित विषय है ये। पर हमारे पास जब रिपोर्ट आती है कि पटवारी मौजा के द्वारा बताया जाता है कि अमुक भूमि स्वामी की मृत्यु हो गई है और उसके जे वारिसान है, पंचनामे के साथ आती हैं, तो हम अपने पास उस रिपोर्ट के आधार पे उसका आदेश फाइनल कर देते हैं और हमारे आदेश के बाद में ही पटवारी उसका राजस्व रिकॉर्ड में अमल करता है। अच्छा, जैसे अभी अपन प्रारंभ में सीमांकन से संबंधित बात जी, क्या है, कई जगह पर बंदोबस्त के बाद नक्शों का विकृतीकरण हो गया। कई जगह ऐसे, कई गांवों में ऐसा हमें देखने को मिला कि बंदोबस्त पूर्व नक्शा कुछ और उसका आकार था या उसका एरिया कुछ और था। हाँ। और बंदोबस्त के बाद जब नक्शा बना तो वो उसका आकार या तो छोटा हो गया या कुछ विकृत हो गया। ऐसी परिस्थिति में सीमांकन कितना प्रभावी है और कितना मतलब विकृति से रहित है? खसरे में जो रकबा लिखा हुआ है किसी के भी, जी,
नक्शे में भी वही रकबा होना चाहिए। यदि खसरे और नक्शे की सीमाएं या रकबा मैच नहीं करता है तो फिर वह देखिए, सीमांकन का मेन उद्देश्य यही है कि जो नक्शे में बाउंड्री लाइन बनी हुई है वह जमीन पे उतारना। यदि नक्शा ही गलत बना हुआ है तो फिर वो सीमांकन भी गलत होगा, वो सही हो ही नहीं सकता। तो ये चीज फिर सीमांकन प्रभावी नहीं रह जाता। हो सकता है रकबा मान लीजिए 1 बीघा का हो और यदि जो ऑनलाइन है नक्शा उसमें 18 आरे का हो या ज्यादा बढ़ के 22 आरे का हो गया हो, तो जो नक्शे में रकबा है वो तो पृथ्वी पर वही उतार पाएंगे, तो फिर सीमांकन उतना प्रभावी नहीं हो पाता और उसके बाद में फिर भूमि संबंधी विवाद पैदा होते हैं। अगर जैसे किसी किसान ने अपना सीमांकन का आवेदन किया जी, और अगर वो राजस्व निरीक्षक जी से ये चाहे कि आप हमें नक्शे का सीमांकन तो बाद में प्रारंभ करें जी, जो वर्तमान नक्शा है उसके हिसाब से हमारा रकबा हमें पता है जी, तो क्या आरआई साहब ये काम कर सकते हैं? आरआई साहब कर सकते हैं। रकबा बरारी करना बोलते हैं इसको जी। नक्शे में जो भी आकृति बनी हुई है, प्रत्येक आरआई को इस चीज का प्रशिक्षण प्राप्त होता है कि वह उस आकृति का टोटल क्षेत्रफल निकाल करके किसान को बता सके जी। तो इस नक्शे को जैसे आप सुधार के लिए, जैसे पूरा का पूरा गांव का ही पूरा बंदोबस्त में नक्शा खराब हो गया जी, तो ग्रामीण कुछ लोग इकट्ठे होकर के आवेदन करें या सरपंच सचिव के माध्यम से या आरआई पटवारी के माध्यम से उसका आवेदन कराएं कि नक्शा विकृत है पूरे गांव का, इसको सुधारा जाए? ये तीनों ही प्रकार से हो सकते हैं आवेदन। अच्छा, हाँ, कुछ ग्रामीण मिलकर के भी आ सकते हैं, सरपंच सचिव के द्वारा भी यह जानकारी आ सकती है, और यह चाहे तो आरआई पटवारी भी प्रतिवेदन दे सकते हैं। पर क्योंकि पूरे गांव का प्रभावित होता है तो इसमें समय ज्यादा लगता है और इसका जिले से जनरली 2-3 आरआई और कम से कम 7-8 पटवारी या और भी ज्यादा का दल बनता है, वह पूरे क्षेत्र में भ्रमण करते हैं, लगभग सभी सर्वे नंबरों को रकबा बरारी भी करते हैं, भूमि स्वामी कौन है, मौके पे कब्जाधारी कौन है, यह सब चीजें देखते हैं और एक विस्तृत प्रतिवेदन फिर प्रस्तुत करते हैं एसडीएम साहब के द्वारा। इस अभियान में एक और योजना का जिक्र आया था, स्वामित्व योजना जी। तो ये स्वामित्व योजना क्या है? देखिए, ग्रामीण क्षेत्रों में जहां पर आबादी बसी हुई है उस आबादी का रिकॉर्ड किसी भी आदमी के पास नहीं होता भूमि स्वामी के रूप में। तो मध्य प्रदेश शासन के द्वारा जो भी मौके पर निवास कर रहे हैं और पिछले काफी समय से निवास कर रहे हैं, वो लोग जिस भूमि पे निवास कर रहे हैं, जितने उनके क्षेत्र में मकान बनाया हुआ है, उस चीज का विधिवत उनको भूमि स्वामी बनाया जा रहा है। इसी भूमि स्वामी बनाने की प्रक्रिया में यह जो स्वामित्व योजना है उसके अंतर्गत कार्य किए जा रहे हैं। तो उसमें जैसे कोई व्यक्ति जो गांव में रह रहा है वो चाहे कि हम जिस घर में हम पुरखों के समय से रह रहे हैं उसका स्वामित्व आज हमें प्राप्त हो, तो वो किस तरीके से आवेदन या क्या प्रक्रिया? नहीं, आवेदन करने की किसी को आवश्यकता नहीं है। इसमें लगभग यदि अटेर तहसील में बात करें तो लगभग 27 गांवों के ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं प्रकरण, कलेक्टर साहब के यहाँ से आदेश हो चुके हैं। अब ये हम शीघ्र ही उनके भूमि स्वामी प्रपत्र का वितरण करना भी सुनिश्चित करेंगे। और प्रक्रिया ये है कि आज से लगभग 1-1.5 साल पहले यहाँ पे ड्रोन फ्लाई हुए थे मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। ग्रामीण क्षेत्र जितने भी हैं उनकी हमारे पटवारी और ग्राम पंचायत सचिव द्वारा रास्तों पर और गांव की चौहद्दी सीमाओं पर चूने से मार्किंग की गई थी, फिर ड्रोन फ्लाई किए गए थे। ड्रोन फ्लाई करने के बाद में भोपाल में इसका सेंटर बना हुआ है, वहाँ से उन नक्शों को दिया जाता है। नक्शे हमारे पास आते हैं, 65 गांव के नक्शे हमारे पास आ चुके हैं अटेर तहसील में अब तक। उन नक्शों में पटवारी जाता है मौके पर और चेक करता है कि जो नक्शा है वास्तव में वो सही है या नहीं है, कहीं कोई त्रुटि तो नहीं है। फिर उसके बाद डिटेल प्रतिवेदन हमको देता है, उस प्रतिवेदन के साथ नक्शा दोबारा जाता है उन्हीं के पास में और वो जबलपुर के लिए दोबारा जाता है, फिर वहां से दोबारा फाइनल होके आता है। फाइनल होने के बाद उसमें रिकॉर्ड ऑफ राइट ROR एंट्री दोबारा चालू होती है, मतलब ROR एंट्री चालू होती है। जनरली 2 महीने के अंदर अंदर ROR एंट्री कंप्लीट हो जाती है। उसमें जो भी भूमि स्वामी है उनका समग्र ID डालनी पड़ती है और आधार कार्ड डालना पड़ता है। हमारे यहाँ पे कुछ लोग बाहर निवास कर रहे हैं, उनकी समग्र ID प्राप्त करने में काफ़ी समस्या होती है, पर पूरा प्रोसेस करने के बाद हम उसका पहला प्रकाशन करते हैं कि यदि किसी को आपत्ति है तो बताए हमको। पहला प्रकाशन के 15 दिन के बाद दूसरा प्रकाशन होता है। उसके बाद में फिर हम पूरा प्रतिवेदन कलेक्टर साहब की ओर भेजते हैं, कलेक्टर साहब के द्वारा उसको फाइनल किया जाता है और उसके बाद में हम
प्रत्येक भूमि स्वामी को अलग अलग उसका जैसे पट्टा वितरण होता है उसी प्रकार से भूमि स्वामी अधिकार पत्र प्रदान करते हैं। जी। अच्छा, जैसा आपने बताया कि अभी जो ड्रोन के थ्रू ये सब पूरी प्रोसेस हुई थी जी ग्रामीण आबादी क्षेत्र की जी, तो ये चीज देखने में आया कि कुछ गांवों की जिनके ऊपर ड्रोन फ्लाई किया जी, उनकी इमेज जो ड्रोन ने ली वो काफी ब्लड हुई और उसका 2 बार 3 बार आना और जाना, मतलब आई फिर यहाँ से वापस भेजी गई, फिर से दोबारा से आई, फिर भी वही ब्लड। तो क्या ऐसी परिस्थिति में उन गांवों के ऊपर ड्रोन फिर से नहीं ड्रोन फ्लाई नहीं होगा, नक्शे तो ठीक है। ये चीज ऑनलाइन होती है। जब हमारे पटवारी की सारा आईडी में कोई नक्शा ब्लर आता है तो यहाँ से प्रतिवेदन हम तहसीलदार के द्वारा कलेक्टर साहब की तरफ भेजा जाता है, कलेक्टर साहब के यहाँ से पत्र जाता है फिर से जबलपुर जी। और वहां से दोबारा नक्शा अपलोड होता है। नक्शे साफ है, बस वही है कभी कभार नक्शा अपलोड करने में टेक्निकल प्रॉब्लम होती है तो वो वहां से क्लियर कर दी जाती है। और जब तक वो नक्शा साफ नहीं होगा तब तक हमारा पटवारी मौके पर जाकर के ग्राउंड ट्रूथिंग नहीं कर सकता जी। इसमें थोड़ा सा डिले जरूर हो जाता है, पर दोबारा ड्रोन फ्लाई की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, केवल वो नक्शा दोबारा अपलोड होता है, उससे समस्या सॉल्व हो जाती है। अच्छा सर, एक चीज और देखा है कि इस समय भारत सरकार भारत देश को डिजिटल इंडिया बनाने के लिए काफी प्रयासरत है जी, जिसके तहत उन्होंने शासकीय अमलों में को भी डिजिटल करने का प्रयास कर रही है। और यहाँ भी अभी अपने यहाँ मध्य प्रदेश सरकार ने भी साइबर तहसील कॉन्सेप्ट जी लेके आए हैं। तो वो क्या कॉन्सेप्ट है, उससे किसानों को कितना लाभ होगा? किसानों के अलावा सभी को लाभ होगा। देखिए उसका मेन कॉन्सेप्ट ये है कि जितने भी हमारे पास रिकॉर्ड है उन सब में प्रत्येक भूमि स्वामी का, जनरली भूमि स्वामी एक से ज्यादा भी हो सकते हैं सहकृषक, तो प्रत्येक भूमि स्वामी का हिस्सा अलग अलग रकबावार खोल दिया जाए, स्लाइड बना दी जाए। इसको डाटा परिमार्जन कहा जाता है हमारे यहाँ पर। तो डाटा परिमार्जित कर देने पर प्रत्येक व्यक्ति का हिस्सा और रकबा अलग अलग खुल जाएगा। इससे यदि वो व्यक्ति अपनी जमीन विक्रय करता है, आज की डेट में नामांतरण की प्रक्रिया यह है कि वो व्यक्ति विक्रय करने के बाद रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के साथ तहसील में आवेदन पेश करता है, पर साइबर तहसील हो जाने से जो भी व्यक्ति अपनी पूरी की पूरी जमीन बेच रहा है, सीधा उसका प्रकरण जैसे ही उसने विक्रय पत्र किया वहां से ऑनलाइन दर्ज हो जाएगा साइबर तहसील में। उसके बाद हमारे यहाँ पर पटवारी जो भी रहेगा भूमि स्वामी का, उसके यहाँ ऑनलाइन ही रिकॉर्ड आएगा, वो ऑनलाइन अपनी रिपोर्ट लगा देगा कि ये वास्तव में भूमि स्वामी है या नहीं है। और यदि किसी सिविल कोर्ट में प्रकरण चल रहा हो या अन्य किसी प्रकार का विवाद हो तो भी उसकी टिप कर देगा। और उसके बाद में यदि कोई आपत्ति नहीं आती है तो सीधा बिल्कुल 15 दिन 16 दिन या 1 महीने के अंदर अंदर उसका नामांतरण हो जाएगा। उस व्यक्ति को कहीं भी घूमने फिरने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो ये बहुत अच्छा प्रयास है और यदि सब कुछ सही रहा तो हो सकता है कि बहुत कम समय में हर किसी के लिए ये अवेलेबल होगा जी। तो ये जो हमने राजस्व महाअभियान के अंतर्गत अभी हमने अपने तहसीलदार महोदय से चर्चा की। अब सर एक चीज और मैं आपसे चाहूंगा कि किसानों को और क्षेत्र की जनता को जो राजस्व के इस प्रकरणों में किसी न किसी माध्यम से परेशान है या कुछ चाहते हैं कि हमारे प्रकरणों का निराकरण हो जल्दी से जल्दी हो सके, तो उनके लिए आपका कोई संदेश हो? देखिए मेरा संदेश सभी के लिए एक ही रहता है कि जानकारी रखें। जानकारी के अभाव में ही सब परेशान होते हैं। मेरा सबके लिए संदेश न केवल राजस्व रिकॉर्ड से संबंधित नामांतरण, बंटवारे, सीमांकन या किसी प्रकार से भी, आपको हर प्रकार की जानकारी होनी चाहिए। नियमों का यदि आपको ज्ञान है तो कोई भी आपका शोषण नहीं कर सकता। ठीक है, यदि आपको जानकारी नहीं है, आज तो डिजिटल एज है, यूट्यूब के माध्यम से, गूगल के माध्यम से आपको जानकारी प्राप्त हो सकती है। यदि वहां से जानकारी प्राप्त नहीं हो रही है तो आप संबंधित अधिकारी से या उनके कार्यालय से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। साधारणतः नीचे का आमला जो होता है वो मैंने देखा है, मैं अपने डिपार्टमेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सभी जगह की बात कर रहा हूँ। नीचे का आमला जो भी होता है वह या तो इंटेंशनली या अनइंटेंशनली किसी भी प्रकार से बात की जाए तो वो बहुत परेशान करता है आम आदमियों को। तो हो सकता है आप जिससे डायरेक्ट कांटेक्ट में है, हमारे यहाँ पे बोला जाता है पटवारी हैं, आरआई हैं, फील्ड में यही रहते हैं, तो ये आपको सीधी जानकारी नहीं दे पा रहे हैं तो आप तहसील कार्यालय में तहसीलदार साहब के पास चले जाइए और तहसीलदार 99% आपको सही जानकारी देंगे। और फिर भी नहीं होता तो मध्य प्रदेश में जैसे कि भूमि संबंधित विवाद जो होते हैं मध्य प्रदेश राजस्व संहिता से गवर्न किए जाते हैं। ये किसी भी दुकान पे आप चले जाएंगे, पुस्तक की दुकान पे, तो वहां पे आपको मिल जाएगी। और
अन्य प्रकार की जो भी चीज़ें हैं, मध्य प्रदेश में तो MP ऑनलाइन सिस्टम के द्वारा भी बहुत अच्छा कार्य किया जा रहा है। सभी प्रकार की जानकारी आपको वहाँ से मिल जाती है। तो इस प्रकार की जानकारी यदि आपको मिल जाएगी तो आप नियमों का जानकारी के साथ में किसी भी प्रकार के शोषण से बच सकते हैं और कॉन्फिडेंट रहेंगे। मेरा संदेश सबसे यही है कि जानकारी रखें और शोषण से बचें।